हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग साइकिल इन ह्यूमंस कि ह्यूमंस जो है वो इनहेलेशन ऑफ एयर और एक्सहेलेशन ऑफ एयर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सिंपल सी बात है कि किस तरीके से हम सांस अंदर लेते हैं और किस तरह से सांस बाहर छोड़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको बोर्ड पर इस तरफ एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है ये है एक्चुअली किसका, रिब केज का। ठीक है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी ऊपर का जो हिस्सा है ये उसका इंटरनल डायग्राम है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहां लिख देता हूं। ये जो पीछे की तरफ आपको दिखा रखी है ये क्या है, बैकबोन। ठीक है, ये आगे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है बीच में, इसको हम नाम देते हैं स्टर्नम या चेस्ट बोन बोल देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो आपको कर्व्ड पार्ट दिखा रखे हैं इनको हम नाम देते हैं रिब्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, इनसे मिलकर के जो हमारा रिब केज है वो बना होता है, यानी कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो इससे कवर्ड होती है। इसी रिब केज के अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, हमारे जो ईसोफेगस है, ट्रेकिया है वो प्रेजेंट होते हैं। रिब केज के नीचे की तरफ ये जो आपको कर्व्ड सरफेस दिखा रखी है ये होता है डायाफ्राम। और स्टूडेंट्स क्या होता है, रिब्स के बीच में, यानी कि दो रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मैं यहां जैसे दिखा लेता हूं इस तरीके से, यहां दो रिब्स के बीच में इस तरीके से आपको ये मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ये बता देते हैं। इनको हम नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या नाम देते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। और ये दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑब्वियसली हमें इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये जो मसल्स हैं इनको हम नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इनमें से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन ऑफ एयर। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो सांस अंदर खींचने में हेल्प करती हैं, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होंगी वो हमें हेल्प प्रोवाइड करती है कब, जब हमें सांस छोड़ना होता है, यानी कि जो हमने एयर इनहेल की थी उसे वापस बाहर जब निकालना होता है तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा रिब केज जो है ये प्रेजेंट है। नीचे की तरफ जो डोम शेप स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है डायाफ्राम, ये और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, ब्रीदिंग में। ठीक है, कैसे, आइए अभी बढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप इनहेलेशन। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन, कि जब सांस अंदर खींची जाती है तो क्या होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा, थोड़ा सा ये जो लेबलिंग है मैं रन कर देता हूं इसको। आई होप कि आपने ये लिख ली होंगी या समझ ली होंगी, लिखी नहीं है तो। अब देखिए ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले डायाफ्राम गेट फ्लैटेंड। ये जो डायाफ्राम जो डोम शेप स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसके साथ जो मसल्स एसोसिएटेड हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इसे इस डोम शेप से इस पोजीशन में ले आएंगे।
बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, एज ए रिजल्ट हुआ क्या, डायाफ्राम जो कि डोम शेप था ऐसे, वो हो गया बिल्कुल फ्लैट। अब इससे क्या होगा कि आप देखें कि ये जो वॉल्यूम थी यहां से यहां तक की, ठीक है, थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम थी वो बढ़ गई है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, इनहेलेशन के लिए कौन सी इंटरकोस्टल मसल्स रिस्पॉन्सिबल थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड pull the rib cage upward and outward। अब क्या होगा कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगी ड्यूरिंग इनहेलेशन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो रिब केज होगा वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। आप इसको फील कर सकते हैं, अगर आप सांस अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे जो आपका रिब केज है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है और बाहर की तरफ निकल रहा है। आप एक बार सांस लेकर के देखिए, तो जो रिब केज की मूवमेंट होगी वो कहां की तरफ है, बाहर और ऊपर की तरफ। तो दो काम हुए यहां पर, क्या, एक तो डायाफ्राम जो था वो फ्लैट हुआ जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुई, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एज ए रिजल्ट जो रिब केज था वो बाहर की तरफ मूव किया और ऊपर की तरफ। तो मैं यहां पर इसको ऐसे शो कर देता हूं, यहां पर जो रिब केज था वो भी बाहर और ऊपर की तरफ आया, तो यहां पर भी क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई इतनी, ठीक है। तो देयर इज ओवरऑल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। क्या होता है, पहले डायाफ्राम फ्लैट होगा, उससे वॉल्यूम इंक्रीज हुई, फिर जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उसकी वजह से रिब केज की मूवमेंट बाहर और ऊपर की तरफ होगी, यानी कि वो भी क्या है, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। एज ए रिजल्ट थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हुई, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी increases and the air pressure inside it decreases। अब हुआ क्या कि आपके लंग्स में जो एयर प्रेजेंट थी नॉर्मल कंडीशन में, जब आपने इनहेलेशन स्टार्ट नहीं की थी, तब क्या हुआ, डायफ्राम फ्लैट हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो गई थोरेसिक कैविटी की, इंक्रीज। लेकिन अब उसके अंदर एयर जो प्रेजेंट थी उसका जो प्रेशर था विद इन थोरेसिक कैविटी, क्योंकि पहले कम वॉल्यूम थी, ठीक है, अब वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन एयर उतनी ही है, तो क्या हो गया, उसमें एयर का जो प्रेशर था वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। एज ए रिजल्ट नाउ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increase, the air pressure inside the thoracic cavity decrease. It results in fourth point में जो हमारा मेन पॉइंट है, it results in movement of air from outside to inside of thoracic cavity through respiratory pathway, through respiratory pathway। अब क्या हुआ कि जैसे ही
एयर प्रेशर, हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर एयर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हुआ, इससे क्या होगा, अब हमारे लंग्स के अंदर एयर का जो प्रेशर है वो कम है और बाहर सराउंडिंग का जो एयर प्रेशर है वो क्या है, हाई है। ठीक है, द pressure of air inside the thoracic cavity is low, whereas the atmospheric pressure or the pressure of air in our surrounding is high. It will cause the movement of air from high pressure area to low pressure area, means from outside, from surrounding to inside the thoracic cavity. क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डायफ्राम फ्लैट होगा, डायफ्राम के साथ जो मसल्स अटैच हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, डोम शेप से आ जाएगा फ्लैट कंडीशन में। एज ए रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ थोरेसिक कैविटी का। दूसरा पॉइंट क्या था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिससे रिब केज की मूवमेंट होगी आउटसाइड एंड अपवर्ड। ठीक है, एज ए रिजल्ट अगेन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी। अब ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गई थोरेसिक कैविटी की, तो इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द एयर प्रेशर विद इन द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और इसके बाद फॉलो होगा जो नेचुरल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ एयर कहां से कहां होगी, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया। तो हाई प्रेशर एरिया क्या था, सराउंडिंग था, क्योंकि हमारे थोरेसिक कैविटी में तो एयर प्रेशर क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। तो सराउंडिंग से जो एयर है वो मूव करेगा, हमारे थोरेसिक कैविटी में जाएगी वो एयर, कैसे जाएगी, थ्रू रेस्पिरेटरी पाथवे। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन में ये सब काम होता है। ठीक है, और अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है यहां पर। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन सब कुछ रिवर्स होगा। देखिए कैसे, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था इनहेलेशन में, डायफ्राम गेट फ्लैटेंड। तो एक्सहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम रिगेन इट्स नॉर्मल वॉल शेप। ठीक है, डायफ्राम relax and regain its normal shape। यानी कि ये जो फ्लैटेंड डायफ्राम था ये वापस डोम शेप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, वापस से इसने अपनी डोम शेप को अटेन कर लिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज। अब क्या होगा, वॉल्यूम जो पहले इंक्रीज हुई थी, अब चूंकि क्या है कि डायफ्राम ने अपने नॉर्मल डोम शेप को रिटेन कर लिया, वापस से रिगेन कर लिया है, तो वॉल्यूम जो इंक्रीज हुई थी वो वापस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दूसरा पॉइंट देखिए, इंटरनल intercostal muscles contracts and pull the rib cage inward and downward। अब क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी वो अब रिलैक्स करेंगी, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये जो रिब केज बाहर की तरफ निकला था ये क्या हो जाएगा, वापस अपने नॉर्मल वॉल्यूम को रिगेन करेगा, वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम थी ये भी क्या हो गई, डिसअपीयर, वापस से नॉर्मल हो गया। ठीक है, इधर से भी
से दिखा देते हैं। तो जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो रिब केज को पुल करेगी इनवर्ड और डाउनवर्ड। आप खुद परफॉर्म करके देख सकते हैं। अगर आप सांस बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो आपका जो रिब केज होगा इनहेलेशन के दौरान जो बाहर की तरफ निकला था, ऊपर की तरफ निकला था, वो जब आप सांस छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूव करेगा। एक बार इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल कीजिए। तो क्या हुआ, इनहेलेशन में वो जो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, वही एक्सहेलेशन के दौरान रिब केज इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगा। इट रिजल्ट्स इन, अगेन थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज। अब इन दोनों की वजह से क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम जो थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है। और अब जब आपने एयर इनहेल की हुई, ठीक है, हमने क्या किया था, इनहेल किया एयर को, उसके बाद ओवरऑल वॉल्यूम जो एयर का था वो तो बढ़ गया था। अब क्या है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। ठीक है। एज ए रिजल्ट एंड एयर प्रेशर इनसाइड इट इंक्रीज। जब आपने इनहेलेशन की थी एयर की, इनहेल किया था एयर को, तो काफी एयर जो थी वो आपके लंग्स के अंदर एंटर करके गई। क्यों किया एंटर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ गई थी। तो वॉल्यूम जो बढ़ी थी थोरेसिक कैविटी के, उसके रिस्पॉन्स में एयर की मूवमेंट हुई लंग्स के अंदर। अब क्या हो रहा है, अब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो रही है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट एयर है उसका रिजल्टेंट प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो एयर प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। अब क्या हुआ, देखिए इनहेलेशन में बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हुई थी, एक्सहेलेशन में क्या होगा भाई, आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर एयर का प्रेशर हाई है। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी इज हायर देन द सराउंडिंग प्रेशर। ठीक है भाई, बाहर जो एयर प्रेजेंट है उससे ज्यादा एयर प्रेशर हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, यानी कि एयर जो हमारी थोरेसिक कैविटी में है वो हायर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एज कंपेयर टू द एयर प्रेजेंट आउटसाइड। तो अब क्या होगा, मूवमेंट, अगेन यहां क्या लिखूंगा मैं फोर्थ पॉइंट में, एयर विल मूव आउट ऑफ द thoracic cavity। अब क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुई थोरेसिक कैविटी की, तो एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया, और एयर जो है वो हमेशा रूल को फॉलो करेगी, तो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगी। हायर है हमारी थोरेसिक कैविटी में एयर का प्रेशर, बाहर है लो, तो द एयर विल मूव आउट ऑफ द ह्यूमन थोरेसिक कैविटी। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं एक्सहेलेशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, डायफ्राम जो है वो अपनी नॉर्मल शेप को अटेन कर लेगा, वापस फ्लैट से वापस हो जाएगा डोम शेप, वॉल्यूम डिक्रीज। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इट रिजल्ट्स इन मूवमेंट ऑफ the rib cage inward and downward. It again decrease the volume of thoracic cavity, overall volume of thoracic cavity decrease, hence the pressure of air inside the thoracic cavity increase, and as a result the air will move out of the thoracic cavity. Clear?
तो ये था ब्रीदिंग का जो प्रोसेस था इन ह्यूमंस। ध्यान रखना है इसमें रिब केज का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को मालूम हो। रिब केज बना होता है रिब्स से और स्टर्नम जो कि आपकी चेस्ट बोन है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। ठीक है, तो जो रिब्स है वो पीछे की तरफ बैकबोन से जुड़ी होती हैं और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। रिब्स के बीच में होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ द ब्रीदिंग। इनहेल करेगा एयर या एक्सहेल करेगा। अगर इनहेलेशन होनी है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अगर एक्सहेल होना है यानी कि ब्रीथ आउट करना है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और साथ ही साथ जो नीचे बेस की तरफ प्रेजेंट है डायफ्राम, इसका भी फ्लैटनिंग नॉन फ्लैटनिंग जो है इट पार्टिसिपेट्स इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है ये। क्या है कि जब आप इनहेल करते हैं एयर को, ठीक है, जब हम इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट नहीं होती। एयर ही इनहेल हो रही है, एयर ही एक्सहेल हो रही है। एयर इनहेल और एक्सहेल होने का मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस भी है, उसमें ऑक्सीजन गैस भी है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। हाँ, concentration of the different gases varies। कंसंट्रेशन जो है वो वेराई करेगी। जब आप इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है, जबकि जो आप एयर एक्सहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये पॉइंट एक। तो दूसरा ये कि जब आप एक्सहेल करते हैं, व्हेन वी एक्सहेल the air out of the thoracic cavity, it doesn't mean that हमारे जो लंग्स हैं वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। ठीक है, हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम जो है एयर का वो प्रेजेंट रहता ही रहता है। ठीक है, और उस वॉल्यूम को हम बोल देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। द volume of air remains inside the lungs even after a forceful exhalation। ध्यान रखना आपको कि अगर आप कितनी भी जोर से सांस छोड़ दीजिए, ठीक है, कितना भी फोर्सफुली एक्सहेल कर लीजिए, सम अमाउंट ऑफ एयर विल ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड द लंग्स एंड दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। उसे क्या बोलेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करती है किसमें? कंटिन्यूअस एक्सचेंज। भाई ब्रीदिंग क्या है? ये तो अल्टरनेट प्रोसेस है। एक बार आपने इनहेल किया, फिर आपने एक्सहेल कर दिया और 1 मिनट में आप 15 से 18 बार सांस लेते और छोड़ते हैं, तो एक फास्ट प्रोसेस है। और चूंकि गैसेस का जो एक्सचेंज होना है वो तो डिफ्यूजन से होना, और डिफ्यूजन जो है वो स्लो है। इसका मतलब ये कोई प्रोसेस जो है ये सफिशिएंट तो नहीं होगा भी। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो चल रहा है कंटिन्यूअसली, क्या डिफ्यूजन में उतनी जल्दी गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो जाती हैं? नहीं हो पाती है। ठीक है, तो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो चलेगा, कंटिन्यूअसली चलेगा। कैसे? क्योंकि एयर का कुछ अमाउंट हमारे लंग्स में मेंटेन्ड रहता ही रहता है। अगर आप फोर्सफुली भी एक्सहेल आउट कर दोगे तो भी रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो लंग्स में मेंटेन रहेगी और उसी एयर से फिर हमारा जो ब्लड है वो गैसेस को एक्सचेंज करेगा।
ठीक है। अगर हम नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर जो है वो पर इनहेलेशन या एक्सहेलेशन हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, ठीक है। 500 ml यानी कि लगभग आधा लीटर हवा जो है वो हम एक बार सांस लेने के दौरान अंदर लेते हैं और बाहर रिलीज कर देते हैं। ये जो वॉल्यूम है इसको हम बोल देते हैं टाइडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, नॉर्मली इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ एक पॉइंट रह गया, वो देख लीजिए। जैसे हम लोगों ने पीछे बात की थी पिछले वीडियो में कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो पार्टिसिपेट करता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसेस का जो एक्सचेंज होगा यानी कि हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में रिलीज हो जाएगी और एयर में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंटर कर जाएगी, तो ये होगा डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो होता है। पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन है वो इस प्रोसेस से नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए एक रेड कलर का पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एंड उसका नाम है हीमोग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है ये, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, और फिर जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन जो कि लोड हो चुका है ऑक्सीजन से, वो उसको लेकर के पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और जहां भी सेल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहां उसको प्रोवाइड करेगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगा और वापस से लंग्स में ले आएगा फॉर अगेन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी करवाता है, ठीक है। यहां पर जो रेस्पिरेशन का टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक हम लोगों ने आज किया या इससे पहले जो वीडियोस में हम लोग टॉपिक कर चुके हैं वो सारे समझ आए होंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स, ठीक है। तब तक के लिए ये जो टॉपिक है इसको रीड कीजिए। किसी तरह का कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए वो डाउट, ठीक है। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट योर डाउट्स एज वेल एज सजेशंस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।